हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादव, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे हम पढ़ने वाले थे, मतलब पढ़ चुके हैं कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में कि कैसे डेटा कलेक्ट होता है, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि सेंसस क्या होता है, फिर नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक शॉर्ट नोट तो बिल्कुल आ सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसको तो बिल्कुल अच्छे से याद करना ही है। बाकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। एक लंबी अभी लाइन है अपने पास। अभी हमने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया, अब प्रैक्टिस वाला पोर्शन हमारा शुरू हो रहा है, तो जल्दी से स्टार्ट करने ही वाले। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है। एक है हमारा हिंदी मीडियम का चैनल, एक है हमारे पास इंग्लिश मीडियम का चैनल। इंग्लिश मीडियम के चैनल पे आपको सीबीएसई बोर्ड फॉलो करते दिखेगा ही, क्योंकि हम सीबीएसई का ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको क्लासेस मिलेंगी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। एंड हिंदी मीडियम वाला जो हमारा चैनल है, वहाँ पे हम लोग वेरियस स्टेट बोर्ड्स को फॉलो करते हैं, लाइक एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड वहाँ पे जो आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी, दैट इज फ्रॉम योर क्लास 6 टू क्लास 12, राइट। अगेन वहाँ पे भी आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक चीज़ आपको सिमिलर मिलेगी, बस बोर्ड का चेंज है और लैंग्वेज का आपको चेंज मिलेगा। बाकी दिस इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर स्कूल एजुकेशन, राइट स्टूडेंट्स। आपको कोई भी डाउट हो, हमारे एप्लीकेशन वेबसाइट पर हर एक चीज़ लिस्टेड रहती है, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो बिल्कुल जाके आप देखिए। एंड कोई भी डाउट हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप ये सारी बातें हो गई हैं तो आपको जल्दी से क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सभी ध्यान से देखेंगे। फ्रेम एटलीस्ट 4 अप्रोप्रिएट मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आप सोचोगे मैम हम अब खुद से क्वेश्चंस बनाएंगे? नहीं, पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर समझ आएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू बाय अ न्यू ड्रेस। तो बेसिकली आपको ये ना एक, क्योंकि आपको ये समझना है, हम लोग क्वेश्चनर्स वगैरह बनाते हैं, है ना, जब भी हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। अगर मुझे डेटा कलेक्ट करना, बिकॉज अभी जब आप 11th-12th में जाओगे, मैं क्या बोलती हूँ, बेस है 11th, ये सारी चीज़ आप सीख रहे हो ना, स्टैटिस्टिक्स क्यों सीख रहे हो? बिकॉज जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट का, सॉरी बिजनेस स्टडीज़ का पेपर करोगे, इकोनॉमिक्स का पेपर करोगे नेक्स्ट ईयर, आपका प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे, है ना, बहुत मोटी मोटी प्रैक्टिकल फाइल बनती है, उसमें ये सारी चीज़ें काम आती है। उसमें भी आपको क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट बनता है, वहाँ पे आपको कोई एक पर्टिकुलर जगह पे जाके पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, राइट। तो आपको एक सैम्पल तो बनाना ही पड़ेगा। तो जब हम लोग एक क्वेश्चनर बनाते हैं, जिसमें हम क्वेश्चनर्स में क्वेश्चंस को डालते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती है जो हमें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो भी हम ऑप्शंस बना रहे हैं वो क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए, है ना, एंड उसका कोई ना कोई तो सही आंसर होना ही चाहिए। उसमें 2 भी सही ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से ऑप्शंस अप्रोप्रिएट होने चाहिए, सिंपल टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, एंड ताकि क्लैरिटी बने रहे, क्योंकि हम एक क्वेश्चनर बना रहे हैं। क्वेश्चनर अलग होता है, क्वेश्चन पेपर अलग होता है। हम आपके लिए सिंपल ऑप्शंस नहीं डालेंगे, अब ये ध्यान रखना, लेकिन क्वेश्चनर बनाना अलग है, ठीक है। अब सपोज मुझे बोलना है कि भाई सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जो अगर हम न्यू ड्रेस बाय करते हैं, सबसे पहले आप बोलोगे उसका साइज़ हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, उसकी क्वालिटी हो सकती है, उसका प्राइस हो सकता है ना, उसकी लेंथ हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है अगर मुझे जब भी कोई एक नई ड्रेस को बाय करना रहता है। डिस्काउंट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जैसे कि क्या हो गया, कलर, प्राइस, ब्रांड, क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक क्वेश्चन बनाना था, बिकॉज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में ये सीख रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे होता है, कैसे डेटा को आप कलेक्ट करने वाले हो, तो उसमें क्वेश्चनर्स बनते हैं। तो पहला हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि जो हमने लिखा है वही ऑप्शन सही है। आपको भी अगर कोई और अलग ऑप्शन समझ आता है तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन, जल्दी से। समझ रहे कि नहीं समझ रहे सब इस चीज़ को, कि ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ये क्या हो रहा है, अटपटा सा, हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन इसलिए बनाने को बोला गया है बिकॉज हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो डेटा कैसे कलेक्ट करते हो, वेरियस सोर्सेज के थ्रू करते हो, तो उसमें भी तो क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे ना, तभी तो आप इन्वेस्टिगेटर की तरह रिस्पोंडेंट से इन्फॉर्मेशन निकाल पाओगे। क्लियर, समझे आप इस चीज़ को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ ऑफन डू यू यूज कंप्यूटर्स। इसमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं, डेली, है ना, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके बेसिस पर कंपैरिजन करना चाह रहे हो, राइट। तो एवरी डे, 6 टाइम्स अ वीक, 4 टाइम्स अ वीक, 2 टाइम्स अ वीक, या तो हो सकता है 2 और 3 आवर्स इन अ वीक,
हो सकता है 6 hours in a week, more than 10 hours in a week। तो आपके जो ये ऑप्शंस है ना, ये अलग भी हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक सैम्पल आंसर गिवन है, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे अलग ऑप्शंस हो सकते हैं, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आपका क्या गोल है, आपको किस टाइप के आंसर्स चाहिए एज इन्वेस्टिगेटर। तो श्योरली आपको ये समझना पड़ेगा कि टोटली आप पे डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू यू वांट टू आस्क। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? पक्का? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि तुम लोग को आदत तो पड़े कैसे बनेगा आगे जाके जब तुम लोग बनाओगे 12th में, वरना बोलोगे हमने सीखा ही नहीं 11th में। हर एक चीज़ को अभी से सीखते हुए चलना है, बात के लिए कुछ नहीं रखना है हमें। क्लियर? समझ गए इस चीज़ को? ओके, चलो थर्ड हमारा इसका पार्ट है, विच ऑफ द न्यूज़पेपर्स डू यू रीड रेगुलरली। इसमें न्यूज़पेपर के ऑप्शंस डाल दो, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, द हिंदू, बहुत सारे हमारे पास हैं। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, तो आप ऐसे वेरियस न्यूज़पेपर्स के नाम डाल सकते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, या और भी कोई अदर आपके पास हो, बिकॉज ज़रूरी थोड़ी कि सब अंग्रेजी पेपर ही पढ़ेंगे, हिंदी में भी तो पेपर पढ़ सकते हैं, पत्रिका पढ़ सकते हैं, दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं, और भी कितने हमारे पास रीजनल पेपर्स हैं। तो हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए आपने बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया, एनी अदर, और ऐसे करके आप कॉलम बना दो कि ठीक है, इनके अलावा अगर आप कोई सा पढ़ते हो तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। क्लियर? समझे इस चीज़ को? टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना कि इसमें आपकी क्रिएटिविटी टेस्ट करती है ना, कि आप कितना समझे हो, कितना समझ पाए हो कॉन्सेप्ट को। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज जस्टिफाइड। तो इसके लिए हो सकता है येस, नो, मे बी नॉट, इस टाइप के आप रख सकते हो, लाइक येस, नो, डोंट नो, नन ऑफ द अबव, इस टाइप के क्वेश्चन हमें डालने। तो ना, अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चनर बनाना एक कला है, इट्स एन आर्ट टू मेक अ क्वेश्चनर, है ना। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हो, उसके लिए क्या ऑप्शंस रख रहे हो। सो दैट इज वाई यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि अगर प्राइस बढ़ रहा है पेट्रोल का तो ये क्या सही है, जस्टिफाइड है। तो यह हो सकता है कि हाँ, या हो सकता है ना, या तो हो सकता है मे बी, या तो हो सकता है न्यूट्रल, या तो हो सकता है नन ऑफ द अबव। इसके अलावा और भी ऑप्शन हो सकते हैं, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, ऐसे बहुत टाइप से आप हमारे ऑप्शंस बन सकते हैं। क्लियर? आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट है। क्लियर? समझे इस चीज को? टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। डन? व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ योर फैमिली? आपने ऐसे वाले सर्वेस बहुत देखे होंगे जिसमें हम बोल देते हैं 0 to 2 lakhs, है ना, फिर 2 से 4.5, फिर लिख दिया 4.5 से 7.5। इस तरीके से आप बना सकते हो कि आपकी मंथली इनकम कितनी है ना। मंथली इनकम पूछ रहे हैं, सॉरी, तो हाँ वैसे लैक्स में भी होती है किसी किसी की। लेस देन 10,000, 10,000 to 20,000, 20,000 to 30,000, मोर देन 30,000, ऐसे ऑप्शन बना सकते हो। या आप ये भी लिख सकते हो लेस देन 10,000, लेस देन 40,000, है ना, 10 और 40 के बीच में आपको दिख सकते हैं। या हो सकता है या 10 to 40 आप ऐसे लिख सकते हो, या मोर देन 1 लाख। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि कैसे ऑप्शंस आप रखने को रेडी हो। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। समझे कि नहीं समझे इस चीज को? जल्दी बताइए आप सभी। क्लैरिटी आ रही है चीजों को लेके कि नहीं आ रही? ओके, चलो, तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कैसे एमसीक्यूज हम खुद से बनाते हैं क्वेश्चनियर में। ठीक है, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फ्रेम 5 2-way क्वेश्चंस विद यस और नो। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगते हैं। कि जैसे कि हम ये बोल सकते हैं आर यू मैरिड, यस या नो, या तो आप शादीशुदा हो या तो नहीं हो। ठीक है, आर यू स्टडिंग, यस या नो, आर यू स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, यस या नो। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, हाँ या ना, और कोई दूसरी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब ये आपके होते हैं 2-way क्वेश्चंस, कि या तो हाँ होगा या तो ना होगा। डू यू हैव अ व्हीकल, यस या नो। ठीक है, आर यू इंटरेस्टेड इन डांसिंग, यस या नो। तो ये या तो हाँ या तो ना, ऐसे न्यूट्रल वाला कुछ फेस नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे डू यू हैव अ लैपटॉप एट योर होम, यस या नो,
हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि आधा अधूरा लैपटॉप है या तो नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे 2 ही पॉसिबल हमारे पास आंसर्स रहते हैं। उस केस में हम लोग येस या नो वाले सिनेरियो को यूज करते हैं। जैसे कि डू यू ओन अ कार, येस या नो। डू यू स्मोक, इट शुड ऑलवेज बी नो, राइट। देन डू यू हैव योर ओन 2-wheeler, then you have you visited any foreign country, no. Then we have, are you satisfied with your present income, yes. तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, येस या नो में आंसर करना रहेगा। तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, है ना। ये जो क्वेश्चन हमारे पास पूछे हैं, हाँ या ना में ही जवाब देना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, न्यूट्रल वगैरह का ऑप्शन नहीं है, या तो हाँ या तो ना है। जैसे कि मैंने बोला डू यू हैव अ कार, मैंने बोला नहीं है भैया। डू यू स्मोक, मैंने बोला बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैंने बोला डू यू हैव अ ओन, तो मैंने नहीं। ठीक है, आपने कभी विजिट किया है, नहीं। यहाँ पे आपने कभी अपने इनकम को, आप जो इनकम अभी आप अर्न कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड हो, मैंने बोला नहीं। या हो सकता है मैं सबके लिए यस बोल दूं सिवाय इसके, है ना। सो यू नेवर नो। तो यहाँ पे क्या होंगे, एक तरीके से आपको ये समझना है कि आपको 2 ऑप्शंस गिवन रहेंगे जिसके डायरेक्टली आपको करना है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है ऐसी 2-3 और मुझे आप एग्जांपल्स लिख के जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली चेक करूंगी। फाइन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। समझ गए इस चीज को कि 2 वे क्वेश्चंस कौन से होते हैं। चलो ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे स्टडी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। या तो सही है या तो गलत है। हमारे पास अराउंड कितने 5 स्टेटमेंट्स गिवन है। ओके, 5 स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है एंड वी विल हैव टू फिगर आउट कि कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं। सो देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ डेटा। तो अगर हम ये बात करेंगे फॉल्स, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ डेटा। मेनी नहीं है, या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी। उसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मेजरली हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइडेड है। तो ऐसे बहुत सारे नहीं है, 2 ही हैं। ठीक है। नाउ, telephone survey is the most suitable method of collecting data when the population is literate and spread over a large area. तो क्या मैं फोन पर ही बातचीत करके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हूँ? तो ऐसा नहीं है। अगर मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया है, कम एरिया है तो समझ में भी, लेकिन अगर मेरे पास लिटरेट है लार्ज एरिया तो आप डायरेक्टली कहीं और से जाके भी चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हो। तो टेलीफोन सर्वे इज द मोस्ट सुटेबल तो हम बोलेंगे नहीं, वो तो लीस्ट ऑप्शन में आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्या हमारे पास, डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। अगर इन्वेस्टिगेटर खुद से कलेक्ट कर रहा है तो कभी भी सेकेंडरी नहीं होगा, वो प्राइमरी डेटा होगा। क्योंकि प्राइमरी डेटा क्या होता है, मेरा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, कुछ ट्रू है भी। नाउ देयर इज अ सर्टेन बायसनेस इन्वॉल्व इन द नॉन रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स। बिकॉज अगर हम बात करेंगे नॉन रैंडम मतलब, आपने रैंडम का मतलब ही रहता है दैट ईच एंड एवरी जो भी पॉपुलेशन है, सैंपल पॉपुलेशन में इंक्लूडेड है, सबके पास इक्वल चांस है कि वो सैंपल में इंक्लूड होंगे। लेकिन जब हम लोग नॉन रैंडम कर रहे हैं, अगर मैंने बोला क्या ठीक है, अगर मैं किसी को नहीं जानती, मैंने बोला ठीक है यार मुझे 3-4 बच्चे चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है तुम उठ के आ जाओ, तुम उठ के आ जाओ, मैं तुरंत उठा के लेके काम करा लिया, दैट इज टोटली रैंडम। लेकिन अगर आपको पता कोई फंक्शन है तो टीचर्स बोलेंगे कि आप बेस्ट स्टूडेंट चाहिए, तो अपनी क्लास में जाएंगे, भग के 3-4 बच्चों को उठा के वो लेकर आएंगे। तो वो क्या होता है, टोटली स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास नॉन रैंडम। तो यहाँ पे बायसनेस हो सकता है कि यार मेरी क्लास का मॉनिटर आएगा, ये वाला बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है, यही अच्छा करता है और कोई नहीं करता, यही आएगा। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास प्योरली कहीं ना कहीं आपको समझना रहेगा दैट इज योर नॉन रैंडम। तो वहाँ पे बायसनेस वाली चीज़ आ जाती है, इसलिए बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉन सैम्पलिंग एरर्स कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग लार्ज सैम्पल्स, सो दैट इज फॉल्स। नॉन सैम्पलिंग एरर्स का मतलब ये है कि नॉन सैम्पलिंग का मतलब है कि सैम्पल्स के अलावा हम बात कर रहे हैं, एरर ऑफ मेजरमेंट हो सकता है, एरर ऑफ हो सकता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नॉन सैम्पलिंग का मतलब सैम्पल से नहीं है ना, क्लियरली लिखा है नॉन सैम्पल। तो सैम्पल की दिक्कत है वो सैम्पलिंग एरर्स में आएगा। सैम्पलिंग एरर्स कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग लार्ज सैम्पल्स, ना कि नॉन सैम्पल। ठीक है। नॉन सैम्पलिंग की जगह यहाँ पे अगर सैम्पलिंग एरर्स लिखा होता तो ये बिल्कुल करेक्ट होता, लेकिन क्या लिखा है नॉन सैम्पलिंग, इसलिए बिल्कुल गलत है। क्लियर, समझे चीज़ को, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। समझे इस चीज़ को कि नहीं समझे? ओके, फिर से मैं आपको समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी सोर्सेस नहीं है, 2 सोर्सेस है मेनली। ठीक है, एक है मेरे पास प्राइमरी डेटा है और एक आता है मेरे पास सेकेंडरी डेटा है। ठीक है। टेलीफोन सर्वे इज द मोस्ट सुटेबल नहीं होगा, सुटेबल तक लिखा होता तो भी मान लेती, लेकिन ये मोस्ट सुटेबल तो बिल्कुल नहीं होगा। देन डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा, नहीं, अगर इन्वेस्टिगेटर इसको खुद से कलेक्ट कर रहा है तो ये एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेटा। ठीक है।
देर इज अ सर्टन बायसनेस इन्वॉल्व इन द नॉन रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं नॉन रैंडम बेसिस पे सैंपल को डिसाइड कर रही हूँ तो मैं कहीं ना कहीं बायसनेस वाला चीज आ ही जाएगा। वहीं पे अगर इसकी जगह नॉन की जगह सैम्पलिंग एरर्स लिखा होता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रू होता। आप ये भी स्क्रीनशॉट ले लो कि अगर कोई ट्रू है तो ट्रू क्यों है, फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, मैंने उसके रीजंस यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो स्टूडेंट्स। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। डन? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सभी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस? डू यू फाइंड एनी प्रॉब्लम विद दीज क्वेश्चंस? डिस्क्राइब हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम द क्लोजेस्ट मार्केट। यहाँ पे आपसे आपको पूछा जा रहा है कि ठीक है आप एक इन्वेस्टिगेटर हो, आपके पास एक क्वेश्चन टाइप्स के आए हैं, आपको क्या लग रहा है इसमें क्या दिक्कत है, अगर है तो कौन सी दिक्कत है, नहीं है तो ठीक है आगे बढ़ो। हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम द क्लोजेस्ट मार्केट, जो भी आपका नज़दीक वाला मार्केट है उससे आप कितना दूर रहते हो। तो ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन, है ना, कि आप क्या जानना क्या चाह रहे हो उस चीज़ से, है ना। सो द क्वेश्चन कुड नॉट क्लैरिफाई हाउ टू शो द डिस्टेंस। हाउ फार डू यू लिव, किलोमीटर्स में बताए, घंटों में बताया, क्या 2 घंटे दूर है, 15 मिनट दूर है, 20 मिनट दूर है। हमारे पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं जिसके बेसिस में मैं कंपेयर कर पाऊँ। अगर आप मुझे ऑप्शंस दोगे तो मैं चूज भी कर पाऊँ। आपने एक ओपन एंड क्वेश्चन टाइप का छोड़ दिया मेरे लिए तो क्लैरिटी नहीं रहेगी, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे इस चीज को? If plastic bags are only 5% of our garbage, should it be banned? यहाँ पे बोल रहे हैं जो प्लास्टिक बैग्स आप सभी को पता है इट इज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, ये बोल रहे हैं सिर्फ 5% गार्बेज है, बाकी 95% किसी और की वजह से है, तो हम इसको बैन कर दें क्या? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या रहते हैं, ये इट्स वेरी टू लॉन्ग। यहाँ पे क्या रहेगा, जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना तो हमें पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है, right? So the question is too long, which discourages people to answer. Also, it gives a clue about how the respondent should answer, है ना। तो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे जब हम लोग एक स्टैटिस्टिकल डेटा यहाँ पे लिख देते हैं, आपको समझना है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हमें ऐसा उसको कोई हिंट नहीं देना होता कि तुम इसी तरीके से आंसर करो। अब क्या बोलोगे आप, अब यहाँ पे आपने क्यों लिख दिया कि अब बस प्लास्टिक बैग्स ना से 5% है, तो आपको लगेगा 5% के अलावा जो 95% है उस पर भी तो फोकस करना चाहिए, तो 5% के अलावा बाकी चीज़ों को भी तो देखो। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है क्वेश्चन के साथ तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में चलने लगता है और ना कि वैसे जैसे कि आप खुद से आंसर करना चाहते हो। तो एक रियल इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं आई, थोड़ी इन्फ्लुएंस इन्फॉर्मेशन आई, जो कि सही बात नहीं है, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। Done students? Wouldn't you be opposed to increase in price of petrol? अब देखो सेम क्वेश्चन, wouldn't you be, तो एक तरीके से क्या होता है, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज आपको बता रहा है कि ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें, है ना, तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ऐसे पूछ रहा, तुम्हें नहीं लगता मतलब यार मुझे भी लगना चाहिए। हाँ तो आप बोलोगे नहीं नहीं आप सही कह रहे हो। तो यहाँ पे हम एक तरीके से प्रेशर बना रहे हैं सामने वाले पे कि आपको उसी तरीके से आंसर करना पड़ेगा, जो कि नहीं होना चाहिए, राइट। सो वुडंट यू बी अपोज टू द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। हो सकता है उसको नहीं फर्क पड़ रहा, ठीक है, उसको बोले कि ठीक है नहीं मेरा काम तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वैसे भी गाड़ी नहीं चलाती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हूँ, पेट्रोल वगैरह का मेरे को इतना टेंशन नहीं है। लेकिन अब आपने क्या बोल दिया, यार तुम्हें नहीं लगता, तो उसको लगेगा यार मुझे क्यों नहीं लग रहा, सबको लग रहा है मुझे ही नहीं लग रहा, तो आप बोलोगे नहीं नहीं सही कह रहे हो आप, है ना। तो यहाँ पे जब हम ये नहीं कह रहे कि ये चीज़ गलत है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सामने वाले का क्या एक रिस्पॉन्स हो सकता है, तो आपको भी उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी कोशिश से कोई हिंट या नेगेटिव पॉइंट्स ऐसे पुट आउट नहीं कर सकते सबके सामने कि सामने वाला इन्फ्लुएंस हो उस इन्फॉर्मेशन से। समझे इस चीज़ को? क्लियर हो गया ये वाली चीज़? टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। तो जब भी याद रखना है कि मेरे पास नेगेटिव कोई चीज़ ऐसी आ रही है, इवन पॉजिटिव भी, है ना, ज़्यादा इंडिकेट नहीं करना है अपन को सामने वाले को कि कैसे आंसर करना है, क्योंकि प्योरली किसके बेसिस पे, ये रिस्पोंडेंट के बेसिस पे है, दैट हाउ दे वांट टू रिस्पॉन्ड। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, क्लियर ये वाला पॉइंट। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको हमारे हिसाब से जवाब देना है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट आए, रियल आए, तो हमें सामने वाले को ये ऑप्शन देना पड़ेगा कि उसका जो ओपिनियन है वो अच्छे से लिख पाए उसको। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास 3 क्वेश्चंस गिवन है, हमें देखना है कि इसका सीक्वेंस सही है कि नहीं।
अब देखो, आप सभी ने देखा होगा जब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है या कुछ आता है, उसका एक करेक्ट सीक्वेंस होता है। करेक्ट सीक्वेंस का मतलब क्या रहता है कि आप सही तरीके से चीज़ों को पूछते हो। सपोज पहला क्या आता है, नेम, योर एड्रेस, ठीक है, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया फ़ोन नंबर, ठीक है, उसके बाद आप जेंडर पूछ लेते हो, DOB पूछ लेते हो। तो एक हमारे पास पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद हम लोग बेसिकली हमारा क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। अब सपोज गलती से मैं फ़ोन नंबर पूछना भूल गई, सडनली मैं क्या करूँ, सब बीच में चल रहा, अचानक से कोई क्वेश्चन डाल दूँ कि फ़ोन नंबर का बता दो, तो आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज आपका एक तरीके से लिंक टूट जाएगा। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीज़ों का अरेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछ रहे हैं, डू यू एग्री विद द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, डू यू यूज़ फर्टिलाइजर्स इन योर फील्ड्स, एंड व्हाट इज़ द यील्ड पर हेक्टेयर इन योर फील्ड। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि भाई केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में आप बाद में पूछोगे ना, पहले तो आप ये जानोगे कि भाई आपके पास ज़मीन है भी कि नहीं, है ना। उसके बाद देखोगे कि आप फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो भी कि नहीं, तब आप पूछ सकते हो ना कि भाई आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करोगे कि नहीं, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। फर्स्ट द जनरल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड एंड लेटर ऑन हमेशा स्पेसिफिक। हमेशा ध्यान रखना G से S, G से S मतलब जनरल से स्पेसिफिक की ओर बढ़ा जाता है, ठीक है। तो पहला क्या आएगा, आप ये पूछोगे ना कि भाई आपके पास ज़मीन कितनी है, व्हाट इज़ द यील्ड पर हेक्टेयर इन योर फील्ड, कितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद आप पूछोगे अच्छा इतना प्रोडक्शन हो रहा है, आप उसमें फर्टिलाइजर यूज़ करते हो कि नहीं। फिर आप पूछोगे ना कि आपको क्या लगता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं। आप पहला ही क्वेश्चन केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में कैसे पूछ सकते हो। तो आपको पूरे स्टेटमेंट्स जो पूरे क्वेश्चन है उसको रीअरेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। Done? Okay. Question number 5. You want to do a research on the popularity of the vegetable atta noodles among children. Design a suitable questionnaire for collecting this information. देखो जब मेरे पास ऐसे टाइप से क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसका एक बस एक स्टैंडर्ड एग्जांपल हो सकता है, लेकिन उसके अलावा हर किसी की क्रिएटिविटी अलग होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन याद रखना कि उसका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि जो आपकी रिसर्च है उसी के लिए आप लोग क्वेश्चंस रखें। कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चंस मत रखना, ठीक है। अपने हिसाब से भी आप बिल्कुल क्वेश्चनर बना सकते हो, बनाएं फिर। चलो, तो पहले का मुझे क्वेश्चनर जानना है, तो सबसे पहले हमेशा हमने जाना है कि जनरल से लेके स्पेसिफिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि वेजिटेबल आटा नूडल्स के बारे में मेरे को जानना है कि भाई बच्चों को कितना पसंद है, तो सबसे पहले मैं उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानूंगी कि आप अपना नाम बता दो, अपना एज बता दो। अगर कोई मैं 25 साल के बच्चे से पूछूँ तो बच्चा थोड़ी हुआ वो, है ना, ये तो अडल्ट हो गया, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि उसका मुझे डेटा कंसीडर करना है कि नहीं करना है, राइट। तो पहला क्या हो गया, नेम, उसके बाद एज, उसके बाद आपने जान लिया कि उनका जेंडर क्या है। उसके बाद मैंने सबसे पहले पूछा जनरल टू स्पेसिफिक, आटा बाद में जाएंगे, आटा नूडल्स बाद में। पहले आप पूछोगे डू यू ईट नूडल्स, क्या आप नूडल्स खाते हो। फिर आपने बोला कि चलो ठीक है, हाँ हम नूडल्स खाते हैं भाई। फिर आप पूछोगे डू यू लाइक वेजिटेबल आटा नूडल्स मोर देन अदर्स, ना क्या आपको लगता है कि आप वेजिटेबल आटा नूडल्स आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आप उस पर टिक लगा सकते हो या ना बोल सकते हो। देन फिर आप पूछोगे, उसने बोला ठीक है। फिर आप उससे पूछोगे भाई कितने पैकेट्स आप खा लेते हैं एक वीक में या एक मंथ में, तो उसने बोला कि लेस देन 2 पैकेट्स। फिर आपने क्या बोला, डू यू प्रेफर आटा नूडल्स ओवर मैदा नूडल्स, तो आपको लगता है भाई आटा नूडल्स अच्छे हैं, तो मैंने बोला यस, हेल्दी माने जाते हैं, भले ही ऐसा कोई हेल्थी नहीं हो लेकिन हम मान रहे हैं। तो आपने देखा कि मैंने जो एक जनरल GS वाला जो रूल है, जनरल से लेके स्पेसिफिक वाला जो रूल है उसको फॉलो किया है। पहले मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी, है ना, कि भाई आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या एज है, क्या जेंडर है, ये जाना। उसके बाद मैंने सबसे पहले यही पूछा कि वेजिटेबल आटा नूडल्स में बाद में आऊँगी, पहले मुझे ये बताओ कि आपको नूडल्स खाने पसंद है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फ्रेम करते हैं हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है। समझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझे कि नहीं समझे इस चीज को, पक्का, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास विच वेजिटेबल अकॉर्डिंग टू यू शुड बी एडेड इन द प्रेजेंट आटा नूडल। तो हमने पता लगा लिया पहले कि सामने वाले को वेजिटेबल आटा नूडल्स पसंद है कि नहीं। उसके बाद हम पूछना चाहेंगे कि ठीक है आपको पसंद है, तो आपको उसमें क्या पसंद है। अब मेन रिसर्च के हमारे पास आया, तो आपको लगता है भाई कौन सी वेजिटेबल होनी चाहिए। मैंने बोला भाई कैरेट तो होनी चाहिए, कैरेट अच्छी लगती है मुझे, ठीक है। तो व्हेन डू यू प्रेफर टू हैव वेजिटेबल आटा नूडल्स, कब खाना पसंद करते हैं, ऐसे ही ब्रंच टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, डिनर टाइम, इवनिंग स्नैक की तरह, क्या पसंद है उसमें।
हम प्रेफरेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैंने पूरी स्टडी करी 50 बच्चों की तो मैं बोलूँगी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर इवनिंग स्नैक एज वेजिटेबल आटा नूडल्स, राइट। तो मतलब क्या पता चला जब मैंने रिसर्च करी कि भाई अधिकतर बच्चों को जो जैसे कि वेजिटेबल आटा नूडल्स वगैरह जो भी नूडल्स हैं उनको इवनिंग स्नैक की तरह खाना पसंद है, राइट। नेक्स्ट क्या हो गया, डू योर पेरेंट्स अकम्पनी यू व्हाइल हैविंग नूडल्स। तो हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि बच्चों के साथ उनके माँ बाप भी खाना खाते हैं क्या, ये नूडल्स वगैरह खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। तो आप ये देखिए क्वेश्चंस पूछने का तरीका कैसे है, जनरल टू स्पेसिफिक, एक फ्लो बनाना है हमें, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने हिसाब से भी आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन में हमारे पास आटा नूडल्स, इसका एग्जाम्पल गिवन है, आपको किसी और प्रोडक्ट एग्जाम्पल गिवन हो सकता है, लेकिन बनाना तो सभी को पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सभी। इन अ विलेज ऑफ 200 फार्म्स अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड द क्रॉपिंग पैटर्न। आउट ऑफ द 50 फार्मर्स सर्वेड 50% ग्रू ओनली व्हीट। व्हाट इज द पॉपुलेशन एंड द सैंपल साइज। देखो हमें पता है कि अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन में आते हैं सब, टोटल, ऑल। पॉपुलेशन को ही हम यूनिवर्स भी कहते हैं। जब इसमें से एक छोटा सेक्शन हम उठा लेते हैं वो हो जाता है मेरे पास सैंपल, और सैंपल को मैं क्या बोलती हूँ, सम। क्या बोलती हूँ, सम। क्लियर। तो आपको पता है कि अगर बोल रहे हैं ना विलेज ऑफ 200 फार्म्स अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड द क्रॉपिंग पैटर्न आउट ऑफ द 50 फार्म सर्वेड, यानी सर्वे कितने का किया, 50 का, यानी सैंपल साइज कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है। सो द पॉपुलेशन ऑफ द यूनिवर्स इन स्टैटिस्टिक्स मीन्स टोटलिटी। तो पहले टोटल फार्म्स हमारे पास 200 है, उसमें से 50 हमने छोड़े तो 50 मेरा क्या हो जाएगा, सैंपल साइज हो जाएगा। तो सैंपल रिफर्स टू अ ग्रुप और द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। डेटा ठीक है, क्लियर। तो सैंपल क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली टोटल पॉपुलेशन में से कुछ सेक्शन हम उठा लेते हैं जिसके ऊपर हम रिसर्च करने वाले हैं। तो 200 फार्म में से हमने कितने चुने, 200 फार्म में से मैंने कितने चुने, सिर्फ 50 चुने। 150 को मैंने गोली मार दी कि इनको नहीं सर्वे कर रहे, सिर्फ 50 को सर्वे करेंगे। तो ये क्या होता है, ये पॉपुलेशन हो जाएगा, ये मेरा सैंपल साइज हो जाएगा। तो सैंपल रिफर्स टू अ ग्रुप और द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। आउट ऑफ 200 फार्म्स ओनली 50 फार्म्स आर सिलेक्टेड फॉर द सर्वे, देयरफॉर द सैंपल पॉपुलेशन इज 50 फार्म्स। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। डन। अब सपोज मैं बोल देती इसकी जगह होते 500 और इसकी जगह होते 237, तो आपको मुझे बताना है कि कितना मेरा सैंपल साइज होगा और कितना मेरा पॉपुलेशन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ सैंपल, पॉपुलेशन एंड वेरिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट्स सी। So example 1 ले रहे हैं। A study was conducted to know the average income of the people living in the village. The total number of person was 750. तो टोटल यानी टोटल का मतलब होता है पॉपुलेशन, वो कितना है मेरे पास 750, ठीक है। आउट ऑफ दीज 70 villages was selected and their average income was recorded. So in this example क्या हो जाएगा, 70 मेरा हो जाएगा सैंपल साइज। जिस पे आप स्टडी करते हो, जिस पे आप रिसर्च करते हो, जिससे आप डेटा निकालते हो, आपका सैंपल साइज है, और जहां से आप ये सैंपल निकाल रहे हो वो आपका पॉपुलेशन होता है। टोटल मतलब पॉपुलेशन, सैंपल मतलब सम। टोटल कितना है 750, सम कितना है 70। तो क्लियरली क्या हो जाएगा, 750 मेरा पॉपुलेशन हो जाएगा, 70 क्या हो जाएगा मेरे पास सैंपल। और वेरिएबल मतलब किसके बेसिस पे टेस्ट कर रहे हो, तो आप इनकम के बेसिस पे टेस्ट कर रहे हो, दैट इज वाई वो मेरा वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर, समझे इस चीज को। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या हम अपने खुद से एग्जाम्पल बना सकते हैं। सपोज जैसे कि इससे पहले हमने किया अ सैंपल सर्वे, अ सर्वे वाज कंडक्टेड ऑफ 80 पीपल आउट ऑफ 1000 पीपल, या 800 पीपल आउट ऑफ 1000 पीपल वाज सिलेक्टेड, और उनके ऊपर सर्वे किया गया कि उनको क्या लगता है ऑनलाइन एजुकेशन इज गुड और नॉट,
है ना। तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि 1000 मेरा पॉपुलेशन हो जाएगा, 800 मेरा सैम्पल साइज हो जाएगा। और किसके बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के बेसिस पे, तो वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं इस चीज को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास गिवन है, इन ऑर्डर टू स्टडी द रिकॉर्ड द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड सैंपल ऑफ 1000 पीपल वॉज टेकन फ्रॉम 10,000 पीपल। तो टोटल कितने लोग थे मेरे पास, 10,000 पीपल। तो 10 के क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास ये हो जाएगा पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को। 1000 क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस वुड बी योर सैंपल साइज। और वेरिएबल क्या हो जाएगा, किसके बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं हम लोग, शुगर लेवल को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा वेरिएबल। क्या ये चीज हम समझ गए? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे स्टूडेंट्स जल्दी सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स गिव बेटर रिजल्ट्स एंड व्हाई? सेंसस या सैंपल? सेंसस में हर एक को कलेक्ट किया जाता है और सैंपल में सम को कलेक्ट किया जाता है। सेंसस मतलब जनगणना एक तरीके से। तो सेंसस में ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, क्योंकि जब हम लोग जनगणना करते हैं, है ना, इसमें हम लोग हर इंसान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि सबके बारे में जानना, उनका एज क्या है, उनका फ़ोन नंबर कहाँ है, कहाँ रहते हैं, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मतलब बेसिकली इनकम कितनी है, एजुकेशन लेवल क्या है, डेमोग्राफिक कंडीशंस हर किसी की पता लगाने की कोशिश की जाती है। तो एक सेंसस में क्या होता है, वो भी सर्वे है, लेकिन सर्वे किसका होता है, सबका। अगर मैं बोल रही हूँ पॉपुलेशन का सर्वे है, और पॉपुलेशन में से ही तो हम चुनते हैं हमारा सैंपल साइज। तो मैं ये बोल सकती हूँ पॉपुलेशन को कंडक्ट करना मतलब सबको कंडक्ट करना, यही तो मेरा सेंसस भी हो जाएगा। तो क्लियरली मैं ये समझती हूँ कि पॉपुलेशन और सेंसस को भी हम कहीं ना कहीं एक मान सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी मैं सबकी स्टडी कर रही हूँ, राइट, मैं सबकी स्टडी कर रही हूँ। लेकिन जब हम लोग सैंपल की बात करते हैं, हम किसी छोटे एरिया की स्टडी करते हैं। अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े सूटेबिलिटी वाले केसेस में कि सैंपल साइज कब सूटेबल रहता है और सेंसस कब सूटेबल रहता है। अगर मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए सबके बारे में तो सेंसस चाहिए, वहीं पर जल्दी अगर मुझे कोई काम चाहिए तो सैंपल में हो जाएगा। सेंसस मेरा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है, वहीं पर सैंपल कंपैरेटिवली सस्ते में हो जाएगा और कम टाइम भी लगेगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी का मेथड क्या है और क्या आपका टाइम ड्यूरेशन है। तो सैंपल मेथड गिव्स बेटर रिजल्ट्स देन द सेंसस मेथड, बिकॉज यहाँ पे आपसे पूछा है कि इन दोनों में से कौन से बेटर रिजल्ट्स देता है। सैंपल इसमें इसलिए फायदेमंद रहता है बिकॉज आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, सेंसस में टाइम भी लगता है और कई बार क्योंकि यहाँ पे आप एक लार्ज स्केल पे आपको मैन पावर लगती है। अगर जो इन्वेस्टिगेटर है जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आ रहा है अगर वो सही नहीं है तो आपके पास जो डेटा है वो खराब आएगा, राइट। सैंपल में क्योंकि हमारे पास थोड़ा वर्कलोड कम रहता है एज कम्पेयर टू द सेंसस मेथड, तो सैंपल मेथड को हम बेटर मानते हैं क्योंकि ये कम टाइम कंज्यूमिंग है। सैंपल में मतलब कहाँ पूरे 50,000 लोग की स्टडी करना और सिर्फ 5,000 लोग की स्टडी करना, दोनों में कितना अंतर है, राइट। So it requires a lot of time to conduct census as every record have to be obtained while sample can be done in lesser time. सेकेंड, इकोनॉमिकली फीजिबल है। फीजिबल का मतलब प्रैक्टिकली इट्स गुड, पॉसिबल है, बिकॉज इतना ज़्यादा पैसा लगता है सेंसस मेथड में तभी तो नहीं हो पा रहा है अभी वो, है ना, बिकॉज कोविड-19 में इतनी सारी स्कीम्स वगैरह लेके आई, उसी को पहले हम लोग अच्छे से फंक्शन कर लें। सो द कॉस्ट ऑफ अप्रोचिंग ईच इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या रहता है कि किसी से एक तरीके से सवाल करना, एंड कलेक्शन ऑफ डेटा इज कंपैरेटिवली लोअर ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ सैंपल। तो क्लियरली सी बात है कि भाई कम समय में भी होता है और कम पैसे में भी हमारा ये कंडक्ट करा लिया जाता है। क्लियर, तो इसलिए दोनों पॉइंट्स हमारे एकदम करेक्ट हो जाएंगे, राइट। एंड एक्यूरेसी की अगर हम बात करते हैं, अगर हमें लार्ज डेटा की स्टडी करनी रहती है तो कई बार हमसे एरर्स भी हो जाते हैं, है ना। वहीं पर अगर हमारे पास एक स्मॉल डेटा को कंडक्ट करना है, स्मॉल डेटा को स्टडी करना है, तो हमारे लिए वो चीज़ एक्यूरेशन जो एक रहती है, एक्यूरेसी वाला पॉइंट वो ज़्यादा रहता है, राइट। सो ऑल्दो सेंसस मेथड प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स एज कंपेयर टू द सैंपल मेथड, बट इन द सैंपल मेथड द एरर्स कैन बी इजीली लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड इन द सैम्पलिंग मेथड ड्यू टू द स्मॉलर नंबर ऑफ आइटम्स। अगर मेरे पास एक सैंपल साइज में छोटी मोटी गलती हो भी गई तो मैं इसको रेक्टिफाई कर सकती हूँ, करेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन वहीं पर अगर मेरे पास एक बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा है उसको मैं रेक्टिफाई नहीं कर पाऊंगी,
है ना, तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है सेंसस मेथड में। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लेसर नॉन सैम्पलिंग एरर्स। नॉन सैम्पलिंग एरर्स मतलब अर्थमेटिकल आपके एरर्स हो सकते हैं, एरर्स ऑफ मेजरमेंट हो सकता है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। So the probability of the non-sampling errors is also low as compared to the सेंसस मेथड बिकॉज सैम्पल साइज अब छोटा है ना। तो आपको पता है अगर मुझे 4 लोगों को कोई बात समझानी है तो हम अकेले में जाकर उसको समझाऊंगी, उसको समझ आ जाएगा। चलो 4 की जगह 400 भी तो भी समझ आ जाएगा, लेकिन 4 लाख को एक साथ चीज़ों को तो नहीं समझा सकती मैं, नहीं समझ आएगा। उस सेम केस में मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, राइट। सो क्लियरली उस केस में ज़्यादा मेरे पास नॉन सैम्पलिंग एरर्स और सैम्पलिंग एरर्स दोनों हो सकते हैं सेंसस मेथड में, लेकिन सैम्पल मेथड में इसी का थोड़ा जो एक डिग्री है कम हो जाता है। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन स्टूडेंट्स। क्लियर। एक्यूरेसी एंड लेसर जो हमारे पास है नॉन सैम्पलिंग एरर्स। क्लियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज मोर सीरियस एंड वाई। इनमें से कौन सा एरर भाई ज्यादा खतरनाक है, चाहे वो सैम्पलिंग एरर है कि वो नॉन सैम्पलिंग एरर है, आप बताइए जल्दी से। इसके बारे में हमने पढ़ा है सैम्पलिंग एरर्स पे अच्छा खासा, जिसमें स्टैटिस्टिकल एरर्स के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। तो वो सैम्पलिंग भी हो सकते हैं, नॉन सैम्पलिंग भी हो सकते हैं, 2 टाइप्स हैं स्टैटिस्टिकल एरर्स के। तो आपको बताना है दोनों में से कौन सा खतरनाक है, राइट। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स। So non-sampling errors are more serious than sampling errors because a sampling error can be minimized by taking a larger sample. अगर देखो 2 लोग की स्टडी करोगे तो 2 लोग का अपना अपना परसेप्शन रहेगा, उसके बेसिस से मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकती। लेकिन अगर मेरे पास लार्ज सैंपल रहेगा तो मेरे पास वैरायटी ऑफ आंसर्स हैं, तो मैं उसमें से चूज कर पाऊंगी मेजॉरिटी के बेसिस पे। लेकिन आपने कम सैंपल लिया है तो आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए हम बोलते हैं अगर हम चाहते हैं कि एरर्स हमारे रिड्यूस हो जाएं तो हम बोलते हैं कि आप एक लार्जर सैंपल को चूज कर लीजिए, राइट। वहीं पे लेकिन जब मैं बात करती हूँ नॉन सैम्पलिंग एरर्स के लिए, नॉन सैम्पलिंग एरर्स मतलब यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा में आपसे गलतियाँ हो रही हैं। सैम्पलिंग में डेटा में गलती नहीं हो रही, कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब जो डेटा को एनालाइज कर रहे हो, सीख रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, सेगमेंटेशन कर रहे हो, इन सब चीज़ों में आपको ही गलतियाँ हो रही हैं। तो मतलब इस चीज़ पर हमें काम करने की ज़रूरत है। इट इज़ डिफिकल्ट टू मिनिमाइज नॉन सैम्पलिंग एरर इवन बाय टेकिंग अ लार्ज सैम्पल एज इट इज़ यूज्ड फॉर अ फॉल्टी मीन्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ डेटा। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। समझ रहे हैं सब इस चीज को कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स हमारे पास, सपोज देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, यू वांट टू सेलेक्ट 3 आउट ऑफ देम, हाउ मेनी सैंपल्स आर पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा प्रोबेबिलिटी का नहीं लग रहा? प्रोबेबिलिटी में भी तो हम यही जानते थे ना कि भाई किसकी प्रोबेबिलिटी है, कौन आएगा, मतलब ये रैंडम सैम्पलिंग वाला हो रहा है, रैंडम है ना, डिपेंड करता है। सिस्टमैटिक भी कर सकते हो, स्ट्रैटिफाइड भी कर सकते हो, लेकिन रैंडम में क्या रहता है, सबके पास इक्वल चांस रहता है, और प्रोबेबिलिटी में भी रहता है, इसलिए हम रैंडम सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं, राइट। सो ये वाला जो पूरा हमारे पास है, ये पूरा प्रोबेबिलिटी वाला एक सम है, ठीक है। आप सभी को पता है, उसमें भी हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे पूरा कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको याद हो, अगर आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा होगा, देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो रहता है ना, इसमें क्या रहता है कि आपको वेरियस कॉम्बिनेशंस बनाने रहते हैं। जैसे कि आप ये वाला देखो, जैसे कि हमारे पास ये जो रहता है, ये जो साइन है, एक्सक्लेमेशन साइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ ऐसा एक्साइटिंग वाली कोई बात कर रहे हैं, वो वाला साइन ही रहता इसमें। जैसे कि अगर मैंने बात किया, जैसे कि आपको दिख रहा है 10, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज अ फॉर्मूला। उसके अलावा हमें कितनी चूज करनी है, 3 चूज करनी है, ये एक फॉर्मूला है। तो आपको समझना है कि मुझे 10 को 3 टाइम्स उल्टा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, 10 × 9 × 8, ठीक है। डिवाइड आप किससे करोगे, यहाँ पे कितना लिखा है 3, तो 3 को आपको 3 टाइम्स कैसे करना है, 3 × 2 × 1। तो ये मेरा एक तरीके से फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास होते हैं कि किसके कॉम्बिनेशंस बनाने। तो ऊपर आप लिखोगे जो आपको जितना टोटल गिवन है दैट इज 10, ठीक है, एंड आपको कितना उसमें से चूज करना है, 3। तो इस तरीके से आपने लिखा, फिर आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, ये आप करोगे। आप इसको 5 से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से जो हमारे पास टोटल आंसर आएगा दैट इज 720 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। हाँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा,
क्लियर। तो हम लोग ऐसे 120 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का है, याद रखना कैसे करना रहता है। देखो ये सब मत पढ़ना, ये पूरा मैथमेटिकल है, इसको देख के कंफ्यूज हो जाओगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इससे ज्यादा और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो किससे बनने चाहिए कॉम्बिनेशन, 10 में से, ठीक है। ऐसे सुनो, किससे कितने बनने चाहिए कॉम्बिनेशन, किससे बनने चाहिए, 10 से बनने चाहिए, क्योंकि टोटल हमारे पास ये है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कॉम्बिनेशन। और कितने बनने चाहिए, हमें 3 उसका पूछा कि हमें 3 सिलेक्ट करने, सो 10 में से 3 सिलेक्ट करने। उसके बाद जितनी वैल्यू लिखी है उसको आप ऐसे बैकवर्ड इसमें लिख दो, 10 9 8 रिवर्स, और यहाँ पे लिख दोगे 3 × 2 × 1। तो अपन इसका टोटल निकाल लेते हो, कितना हो गया अपने पास, ये हो जाएगा 3 × 2 यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 720। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 120 आंसर आ गया। बस आपको ये फ्रेम करना आना चाहिए, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का ये हमारा सम है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशंस। क्लियर। तो आपको समझना है, यहाँ पे मेरे पास टोटल आता है, यहाँ पे आता है कि मुझे कितना है, तो ये हमारे पास n इज फॉर टोटल, फिर हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन, और जो हमारे पास r है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको कितना सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया r। फिर कुछ नहीं, आपको इसको उल्टा लिखना है, और नीचे वाले को भी जो आपके पास गिवन है उसको यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर देना है। फिर कुछ नहीं, डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे सभी। डिस्कस हाउ यू वुड यूज द लॉटरी मेथड टू सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10 इन योर क्लास। आपको बताना है कि लॉटरी सिस्टम कैसे यूज करें। सोचिए कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, अगेन मेक 10 पेपर स्लिप्स विद द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑफ इक्वल साइज। नाउ देयर आर 10 कार्ड्स अवेलेबल। अब देखो मुझे ना, क्योंकि जो 10 पेपर्स आप चूज कर लो, क्योंकि हमें समझना है कि 3 स्टूडेंट्स को हमें चूज करना है, और लॉटरी सिस्टम है ना। सो ईच स्टूडेंट ऑफ इक्वल साइज, नाउ देयर आर 10 कार्ड्स अवेलेबल, मिक्स देम वेल। Now draw these 3 slips by random without replacement one by one. By this method we can select 3 students. तो ये डिपेंड करता है आपको, क्योंकि 10 हैं तो आपने 10 पेपर स्लिप बनाई। जैसे कि मुझे 10 लोग के नाम है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रोल नंबर वाइज देख लेते हैं। तो ये 10 लोग हैं मेरे पास, इन 10 लोग के नाम मैंने या रोल नंबर्स मैंने लिख लिए, और इन सब की मैंने चिट बना के उसको काट के एक बोल में रख लिया, ठीक है। ऐसे एक बोल में मैंने ये पूरी अपनी ये चिट्स जो हैं इसको रख लिया। अब क्या करना है, 10 चिट्स हैं, सब पे मैंने रोल नंबर लिख दिए। किसी भी एक रैंडम पर्सन को बोलो कि भाई उठाओ उसमें से 3 चिट, 2-3 हो सकता है कि 3 आए, किसी का 6 आए, किसी का 5 आए, कुछ भी आ सकता है। तो रैंडमली आपकी 3 सिलेक्ट होगी। तो ये क्या हो गया, लॉटरी सिस्टम हो गया। यहाँ पे कॉम्बिनेशंस नहीं पूछे, कॉम्बिनेशंस पूछे तो अपन को कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, दैट इज NCR, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगता है। लेकिन यहाँ पे लॉटरी सिस्टम में क्या पूछ रहे हैं, तो रैंडम सिलेक्शन है, डायरेक्टली आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन चूज होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायरेक्टली आप पेपर स्लिप्स को काटो, बॉल में डालो, ऐसे ऐसे करो, चूज करो, वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सभी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। होपफुली चीज आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स, कोई आपको डाउट नहीं होगा इस चीज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे सभी। डज द लॉटरी मेथड ऑलवेज गिव यू अ रैंडम सैंपल। क्या जो हमारे पास लॉटरी मेथड है, जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा, क्या हमारे पास हमेशा रैंडम आता है? यस, बिकॉज लॉटरी मेथड रैंडम है ना, आपको नहीं पता किसकी लॉटरी लगेगी, पता होता तो क्या ही बात थी। लॉटरी मेथड का सिस्टम ही है कि हमें नहीं पता कि भाई किसकी लॉटरी लग सकती है, तो एकदम रैंडम, एकदम सडन है, राइट। सो द लॉटरी मेथड ऑलवेज गिव्स अ रैंडम सैंपल इफ इट इज यूज्ड इन द प्रॉपर मैनर। हाँ, अगर आपने ये बोल दिया कि पर्चियां बना दी अलग अलग 10 लोग की, मैंने बोला भाई नीली वाली उठाना, मेरी बेस्ट फ्रेंड की है, तो वो तो चीटिंग हो गई। चीटिंग करोगे तो सब चीज़ करप्शन वाली चीज़ है, तो सब चीज़ें बेकार हो जाएंगी। अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे, बिल्कुल बायसनेस के साथ नहीं करोगे, तो बिल्कुल लॉटरी सिस्टम जो हमारे पास है बिल्कुल रैंडम है, राइट। एंड इन रैंडम सैंपल सबको इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का। तो जब मैंने 10 स्लिप्स बनाई हैं ईमानदारी से, सपोज 10 स्लिप्स बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी जगह हो सकता है कि मैं ऐसे ही बना सकती था 1 1 2 2 2 2 2 एंड 3 एंड 4 बना दी मैंने,
है ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई सेकंड वाला जल्दी सिलेक्ट हो जाए, 1 वाला सिलेक्ट हो जाए और ये 3 4 में से जिसका लक निकले। तो मैंने 1 और 2 को तो बोल दिया भाई तुम तो सिलेक्ट हो सकता है 3 4 और 1 हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ इन दोनों में से कोई ना कोई तो सिलेक्ट ही हो। तो मैंने इस तरीके से चीटिंग कर दी, है ना, मैंने स्लिप्स ही बेकार बनाई है। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि रैंडम सैंपल में यही रहता है कि अगर मैंने 10 लोग के नाम लिखे हैं तो 10 के पास इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का, बिकॉज रैंडमली चीज़ें सिलेक्ट होंगी, कोई बायसनेस नहीं है। Similarly, in a lottery method, each individual unit is selected randomly from the population and there has a equal opportunity of getting selected. That is why इसको हम लोग probability method भी बोलते हैं। किसकी क्या probability हमें नहीं पता, किसी का भी नंबर आ सकता है, right? Take a screenshot, जल्दी। Done? क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर सेलेक्टिंग अ रैंडम सैंपल ऑफ 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10 इन योर क्लास बाय यूजिंग रैंडम नंबर्स टेबल। क्या ये लॉटरी सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं, या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में बोल रहे हैं, क्लस्टर के बारे में बोल रहे हैं, सिस्टमैटिक के बारे में बोल रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हमने पढ़ी है, उसी में से क्वेश्चन है हमारे पास। फिर से पढ़िए, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर सेलेक्टिंग अ रैंडम सैंपल ऑफ 3 स्टूडेंट्स। रैंडम सैम्पलिंग में सही है, मतलब नॉन रैंडम वाली चीज़ों में हमें जाना ही नहीं है। तो उसमें से हमें 3 स्टूडेंट्स को चुनना है आउट ऑफ 10। तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, अब देखो, फॉर सेलेक्टिंग अ रैंडम सैंपल ऑफ 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10 बाय अ रैंडम नंबर मेथड, वी कंसल्ट 1 digit रैंडम नंबर एंड वी कैन स्किप रैंडम नंबर्स greater than value 10 as the largest serial number, and we can have 9 1-digit numbers. Thus, the 3 selected students out of 10 are the serial numbers of 5, 9 and 2. हम इसको एक तरीके से systematic random सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं कि मेरे पास सपोज 10 स्टूडेंट्स है ना, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है 10 स्टूडेंट्स है ना, कि ठीक है जो जिसका भी मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 2 है, वो जल्दी खड़े हो जाओ। उसमें से भी आपने चूज कर लिया, जो भी रैंडमली लेफ्ट राइट बैठे हैं वो खड़े हो जाइए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे सबके पास एक तरीके से वो लक वाला फैक्टर भी आ जाता है कि ठीक है अगर आपका मल्टीपल ऑफ 3 में आपका रोल नंबर है तो ही आपके पास आएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर सेलेक्टिंग अ रैंडम सैंपल ऑफ 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10 बाय रैंडम नंबर टेबल्स, वी कंसल्ट 1 digit रैंडम नंबर एंड वी कैन स्किप रैंडम नंबर्स ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ 10. As it is the largest serial number, we can have 9 1-digit numbers. Thus, the select 3 students out of 10 are serial numbers 5, 9, 2. तो कई बार आप ये भी कर सकते हो, एक नंबर को डेरिवेटिवली स्किप करके और उसके बेसिस पे 3 को डिसाइड कर लो। तो यहाँ पे एक सिस्टमैटिक तरीके से आपने चूज कर लिया कि आपको इस तरीके से ही चूज करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे सभी। डू सैंपल्स प्रोवाइड बेटर रिजल्ट्स देन सर्वेस? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अभी जो हमने कंपेयर किया था, सैंपल्स को कंपेयर किया था हमने सेंसस के बेसिस पे, तो दोनों के बीच में अंतर था। अभी सेम चीज सैंपल को कंपेयर करा जा रहा है स्टूडेंट्स हमारे सर्वेस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? सर्वे के बेसिस पे। फाइन। तो आपको ये बताना है स्टूडेंट्स, क्या सैंपल से मुझे बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते? ठीक है, सो लेट्स सी। तो सैंपल गिव्स प्रोवाइड, मतलब या गिव्स भी लिख सकते हो, प्रोवाइड भी लिख सकते हो, बेटर रिजल्ट्स देन सर्वेस, बिकॉज सर्वे में भी डिपेंड करता है कि कोई सर्वे अटेम्प्ट करता है भी कि नहीं करता। देखो अगर मुझे भी कोई सर्वेस वगैरह भेजते हैं कई बार लिंक, तो मैं भी ना बस ऐसे ही भर देती हूँ, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन जब हम सैंपल चूज़ करते हैं, उनको बताया जाता है कि भाई आप सैंपल में चूज़ हो, आपको ये भरना पड़ेगा, आपको अच्छे से आप इन्फॉर्मेशन लेते हो। सर्वेस जब हम लेते हैं ना, यूजली क्या होता है कि सामने वाला खुद से इन्फॉर्मेशन भरता है। यानी अगर किसी को एक तरीके से सर्वे लेना है, तो अगर उसको मुझसे जानना है कि एज ए टीचर आपको कितनी सैलरी मिलती है, आपके क्या क्वालिफिकेशन है, कैसा क्या है, अगर उसको मेरा एक सर्वे लेना है, तो ये मेरे पे डिपेंड करता है मुझे कैसी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, क्या करनी है। हो सकता है मैं आधी इन्फॉर्मेशन भरूँ, हो सकता है मैं आधी इन्फॉर्मेशन ना भरूँ, तो ये मेरे पे डिपेंड करता है। तो जो सर्वेज हमारे पास आते हैं ना, आधे फिल आते है ना, आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गायब रहती है, तो ऐसी कोई रिलायबिलिटी हमें देखने को मिलती नहीं है वहाँ पे, राइट। तो जब हम लोग बात करते हैं सैंपल जो है प्रोवाइड डेफिनेटली करता है बेटर रिजल्ट्स देन सर्वे, बिकॉज अ सैंपल कैन प्रोवाइड रीजनेबली रिलायबल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एट अ लोअर कॉस्ट एंड अ शॉर्टर टाइम। सैंपल का मतलब ये है ना कि भाई पॉपुलेशन, अगर सैंपल अच्छा है तो कम टाइम में बेटर रिजल्ट्स आपको दे सकता है। और सर्वे लार्ज स्केल पे आप कर सकते हो,
लेकिन टाइम भी लगेगा, बिकॉज आपको वेट भी तो करना पड़ेगा कब सर्वे आएगा, वो सर्वे भी कंप्लीट होना चाहिए। तो सर्वे में बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आ जाती हैं, राइट। एज सैम्पल्स आर स्मॉलर देन पॉपुलेशन, मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड बाय कंडक्टिंग इंटेंसिव इंक्वायरीज। तो अगर हम बात करें, बिकॉज सैम्पल एक स्मॉलर सेक्शन रहता है पॉपुलेशन का, तो अगर मुझे कोई डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं जाके डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आ सकती हूँ, लेकिन सर्वे में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती कई बार। Sample need a smaller team of enumerators. It is easier to train them and supervise their work more effectively. जब हम लोग सैम्पल कलेक्शन की बात करते हैं तो कम मैन पावर में काम हो जाएगा, कम मैन पावर है तो उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली की जा सकती है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा हमारे लिए इफेक्टिव रहता है। समझ रहे हैं इस चीज़ को सभी? क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। डन? तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का सेशन, जहाँ पे अराउंड 14 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो स्टूडेंट्स तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो, जितने भी क्वेश्चंस थे ना, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में समझी है कि क्वेश्चनर कैसे बनाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछना चाहिए, क्या एक सीक्वेंस होना चाहिए क्वेश्चंस का। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ वी टॉक अबाउट CBSE, हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस के गार्डन से लगे क्लास 12 तक। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पे हम एक तरीके से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हमारे चलते हैं, दैट इज MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स के आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस, वी ऑल्सो प्रोवाइड यू वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स हम आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बिल्कुल बने रहना है हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। देखो स्टूडेंट्स, जो हम ये पढ़ रहे हैं ना स्टैटिस्टिक्स, ये बेस बनने वाला है आपके क्लास 12th का। जो भी आप प्रोजेक्ट्स वगैरह प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे ना क्लास 12th में, इन सारी चीज़ों में आपको ये स्टैटिस्टिक्स डेटा और कैसे कलेक्शन करते हैं, कैसे क्वेश्चनर बनता है, आगे रिसर्च जब आप करते हो, आपका कॉमर्स लेते हो, मैथमेटिक्स भी लेते हो, जब भी रिसर्च वगैरह करोगे तो स्टैटिस्टिक्स काम आएगा। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, चीज़ों को समझते हुए चलना है। टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, हर एक चीज़ हम सिखा रहे हैं, पॉपुलेशन क्या है, सैम्पल साइज़ क्या है, सेंसस क्या है, हर चीज़ में डिफरेंस है। तो कोई भी चीज़ को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन आए स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल कभी भी उठ के हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर दीजिए, रिप्लाई कर दीजिए वीडियोज़ में, हम आपका बिल्कुल रिप्लाई करेंगे एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर सेशन पसंद आता है तो उसको बिल्कुल आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट करके तो बिल्कुल बताना है। एंड रही बात सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्राइब तो डेफिनेटली आपने हमें कर रखा है यूट्यूब पे। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हम और भी डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर अवेलेबल हैं, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, देन योर व्हाट्सएप इज़ देयर, एंड ऑफ कोर्स ट्विटर भी है। तो डेफिनेटली आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और क्या टाइम टेबल है, क्या है, कुछ भी, तो आप डेफिनेटली हमारे एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट को भी जाकर रेफर कर सकते हो। एंड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज़ द की। रेगुलरली आपको पढ़ना है। 11th में माहौल नहीं रहता पढ़ने वाला कि हमें नहीं पढ़ना, 12th में पढ़ेंगे, लेकिन अगर 11th आपने थोड़ा ध्यान देके पढ़ लिया तो 12th आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। इसकी गारंटी हम डेफिनेटली आपको दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल बने रहना है मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।